तो आप सीताराम जी की तरह उनका भी कल्याण करना ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं साहब। जरूर आप हमारा मान देंगे, इसी आशा और के साथ में मुख्य अतिथि प्रवचन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा गुरुदेव गणपत सिंह जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मनसा से आती थी और सामने विराजमान प्यारे बच्चे वैसे समय इतना हो चुका है कि आप मैं दोनों ही थक गए। आप जल्दी बैठे होंगे। कितने बजे आए? कितने बजे सुबह 9 बजे आए? 9 से 4 बहुत होता है। और मेरे साथ साथ हर बार यही होता है, लास्ट में भाषण आता है और तब तक मैं थक जाता हूँ और बच्चे भी थक जाते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। मैं तो आज आया हूँ लेकिन मेरे अंश यहाँ पे पहले से मौजूद है। तो आप लोगों को ऐसी कोई बात बताना शेष रही नहीं होगी जो मैं मेरे विद्यार्थियों को बताता हूँ अक्सर। वो सारी बातें आप खेताराम जी कहाँ नहीं रहता मेरे से, मैं खेताराम जी कहता हूँ। मेरा ये सारे 2016 के अंदर खेताराम मेरे पास आए थे कि सर हमको नौकरी लेनी है, कैसे भी करो, क्या करना होगा, मैं वैसे ही करूँगा। और उसी का परिणाम ये है कि पिछले 2 साल से 2-2.5 साल हो गए, 21-23 साल हो गए, पता नहीं समय कब चला गया। 3.5 साल से आपको पढ़ा रहे हैं। आज आशीर्वाद समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया इस उद्देश्य से कि मैं कुछ बातें बताऊँ आपको, कुछ अनुभव बताऊँ। 2005 में मेरा भी 12वीं कक्षा इसी प्रकार का किसी सरकारी विद्यालय से नीति गांव से विद्यालय से मैंने 12वीं कक्षा पास की थी। और जब हम विदाई ले रहे थे तो उस समय हमारे मस्तिष्क में भी कई सारे प्रश्न थे कि आगे कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, कौन सी कॉलेज मिलेगी, क्या सब्जेक्ट मिलेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन मस्तिष्क में भी इस प्रकार के कई सारे सवाल इस समय होंगे और ये सवाल आना लाजमी भी है। अब आपकी असली यात्रा अब शुरू होती है। 12वीं कक्षा के बाद में आपकी असली यात्रा शुरू होती है। कई ऐसे एग्जाम्पल है। मैं मेरी अगर बात करूँ तो 5 में 12वीं करने के बाद में 2008 में पीजी कॉलेज बाड़मेर में मैंने बीए किया और 2009 से लेकर 2025 से पिछले 16 साल से नौकरी कर रहा हूँ। और 35 की उम्र में 16 वर्ष से मेरा जॉब एक्सपीरियंस है, मतलब 19 साल में लग गया था। और आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा था सर कैसे हुआ ये सब? मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा लेकिन एक छोटा सा एक्सपीरियंस के साथ मैं मेरी बात को पूरी करूँगा। ध्यान से सुनना, क्या होगा आपके भी काम आ जाएगा। क्योंकि जब भी मैं या मेरे बारे में कोई बात होती है तो यही आता है कि इतनी कम उम्र में कैसे किया ये, क्योंकि मैं भी आपकी तरह थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल में था। मतलब मेरी पूरी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में है, सरकारी शिक्षकों के द्वारा। और मेरा सौभाग्य ये भी है कि जिन जिन विद्यालय में पढ़ा उन्हीं में वापस मैंने सेवाएं दी। मतलब इस कॉलेज में पढ़ा था, इसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ 7 साल। तो मेरा ये भी सौभाग्य है कि जहाँ जहाँ से पढ़ के आया वहाँ पे वापस पढ़ाने का अवसर भी मिला। और कुछ स्थानों पे तो ऐसा अवसर मिला जिन्होंने मुझे पढ़ाया और उनके साथ ही स्टाफ बन के वापस नौकरी करवा दी। तो ये सब हुआ कैसे, ये प्रश्न हमेशा एक सामान्य विद्यार्थियों के मन में रहता है। तो थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से निकला। जहाँ से प्रतिशत की बात की तो 10वीं में पूरे 50% बने नहीं, 49 नहीं बने। 12वीं में 61 नहीं, बीए में 55 बने और एमए में 56 बने।
फर्स्ट डिवीजन एक शायद 9th क्लास में था या 11वीं था, फर्स्ट डिवीजन तो कभी बना नहीं। तो बड़ा औसत छात्र था, वो जितनी भी बातें मेरे बारे में पहले बोली गई, ये थोड़ी बड़ा चढ़ा कर ताकि मैं बहुत सामान्य शिक्षक हूँ और हर एक बच्चे को बिल्कुल अपना सा समझ के उससे बात करता था। और पिछले 12-15 साल का अनुभव हो गया है कि मैं बच्चे को देख के बता देता हूँ कि इसकी दिक्कत क्या है, ये किन स्थितियों से गुजर रहा है। तो मैं मेरी बात शुरू करूंगा कि ये सब हुआ कैसे। और मैं और बताता हूँ कि मेरे पूरे दादाजी के परिवार में मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसको 10वीं पास हुआ। तो पहला ही 10वीं पास हुआ, तो पहला ही 12वीं पास हुआ, पहला ही कॉलेज वाला हूँ, पहला ही एमए किया हुआ, पहला ही प्रोफेसर, पहला ही डॉक्टर। आप ये भी मत समझना कि पीछे बहुत पढ़ने वाले लोग रहे होंगे तो उन्होंने गाइडेंस दिया होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हुआ कैसे, मैं एक सिंपल सी बात के साथ शुरू करता हूँ। ध्यान देखो, एक विद्यार्थी को जीवन में सफल होने के लिए 3 चीजें चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तीनों बातों पे गौर करेंगे, कभी मेरा आना सफल होगा। क्योंकि केदाराम ने मुझे पिछली साल भी कहा था, उससे पिछली साल भी कहा था सर आना है। इस बार तो मेरी हालत ये थी कि मैं आने की स्थिति बिल्कुल नहीं था। केदाराम ने नहीं सही, मुझे नहीं पता क्या है, क्या आना है, मतलब आना, ठीक है भाई। जब शिष्य ने पढ़ के इतना अच्छा परिणाम दिया तो मैं इतनी बात नहीं रख सकता और मैं आ भी गया। और मेरा आना तभी सफल है जब आप में से कुछ लोग वापस मेरे साथ कभी मन साझा करें भविष्य में। मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पहले एक छोटी बात बताऊं। 2024 में मैं एक कार्यक्रम में गया। 2024 में मैं एक कार्यक्रम में गया, मैं फाइल दे रहा था, ऐसे में ऐसे ही 2024 के अंदर एक कार्यक्रम में गया था। तो मंच पे मेरे साथ में 3 लोग और बैठे हुए। तो मैं जैसे मंच पे आया तो उसमें एक अतिथि उठे और मेरे पैर छू गया। तो मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उसने कहा सर मैं तहसीलदार हूं। तो तहसीलदार है तो आप मेरे से कभी पढ़े हैं? तो मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि सर 2012 के अंदर आप हमारे स्कूल में आए थे और मुझे आपने 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने के एवज में एक फाइल दी थी 2011 के अंदर, 12 के अंदर, और ये 13 का शायद साल था, मुझे एग्जैक्टली साल याद नहीं। बच्चे ने भी ऐसा ही कहा था 12-13। उस फाइल के बाद में मेरी पढ़ाई वैसे अनवरत जारी रही और अब मैं तहसीलदार बन गया हूँ। और फिर मेरी उससे काफी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस बच्चे को 10वीं कक्षा के बाद हमने फाइल ली थी वही बच्चा आज स्टेज के ऊपर मेरे साथ बैठा है। मुझे बड़ी खुशी सा एहसास हो गया होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप भी कभी भविष्य हमारे साथ ऐसे बैठे, क्योंकि अब तो बैठेंगे और भी बैठेंगे, अब भारी आपकी है। अब आप कब आके हमारे बराबर आपके पास में बैठते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगेगा ना। हम सबका आना या बोलना तभी सबसे माना जाता है। तो मैं कह रहा था कि 3 चीजें चाहिए एक विद्यार्थी को जीवन में सफल होने के लिए। सबसे पहले चाहिए एक मार्गदर्शक, बस उसकी अगुवाई करो और उसको छोड़ना नहीं, चाहे वो गुस्सा हो जाए, चाहे वो आपसे नाराज हो जाए, चाहे वो आपसे परेशान हो जाए, नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छोड़ना। अब इसका मैं उदाहरण लेता हूँ आपको, 2022 का एक उदाहरण लेता हूँ। 12 आपने जिला सुना होगा, 12 जिला सुना, यहाँ से लगभग 8-9 घंटे का रास्ता है। एक दादी और एक बेटी मेरे पास आई 2022 के 23, और उस बच्ची इसलिए आई थी, उसका फर्स्ट ग्रेड में इतिहास में सिलेक्शन हुआ था और मिठाई खिलाने के लिए 12 से बाड़मेर आई, साथ में डायरी लेके आई। वो डायरी मुझे उपहार में दी उन्होंने। मैं जब घर गया तो मैंने डायरी खोली तो उस डायरी के अंदर वो सारी बातें लिखी हुई थी तो मैंने पिछले 6-7 साल में बोली है। मतलब जिस मंच पे जो भी बोला उसको जो भी मिला वो उस डायरी में लिख दी गई है। और लिखते 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 लगभग डायरी आधी भर गई और जब उसका सिलेक्शन हुआ
तब वो मेरे पास डायरी दे गई और मुझे मिठाई खिला गई। उसकी दादी भी उसके साथ में थी। उस बच्ची को मैंने पूछा कैसे किया बेटा, तो उसने कहा कि सर कोरोना का काल आ गया था और मेरी मम्मी पापा इतने समर्थ थे नहीं कि एक बच्ची को बाहर भेज सके, तो मुझे मेरे घर पे ही पढ़ना था। मैं मेरे घर पे ही पढ़ी और अनायास घूमते घूमते यूट्यूब पे कहीं मेरे को देख लिया, उसने सुन लिया, उसको थोड़ा ठीक लगा और उस बातों को सुनती, लिखती और जीवन में लागू करती। उसने कहा सर एक एकलव्य की तरह अंगुली पकड़ के मैं चल रही थी, आपको नहीं पता था कि मैं एक आपकी स्टूडेंट हूँ, मुझे आपको नहीं पता, लेकिन हमारे लिए आप गुरु थे और है और होंगे। फिर वो दादी कहती है कि सर ये आपको इतना सुना, हर एक बात लिखती गई, पढ़ती गई, लिखती गई, पढ़ती गई, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। और जिस दिन नौकरी लगी उस दिन आप यहाँ पे आइए क्रेडिट देने के लिए कि सर मैं आपकी सेवा में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जीवन में एक ऐसा मार्गदर्शक रखिए, चाहे आपके पास हो चाहे दूर हो, बस उसकी बात वो सुनते जाइए, लिखते जाइए और जीवन में उसको लागू करते जाइए। ये सबसे पहली जरूरत है। मैं भी 12वीं करके बाढ़ में आया था, मुझे याद है कि मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। जैसा कि गरीबा जी भाई साहब ने पहले बोला कि मेरे भी रहे हैं, मेरे भी मित्र रहे हैं, आज भी कहा जाता है कि ये करना है, हम आज भी वही करते हैं। तो एक मार्गदर्शक आपके जीवन में होना जरूरी है और आज से आप मन में कर लो कि भाई व्यक्ति को भाई हो सकता है, वो पिता हो सकता है, वो शिक्षक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर उसके एक अंधविश्वास जिसे कहते हैं वो करिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के किसी मंदिर में भी जाते हैं ना तब भी फायदा नहीं मिलता। कहते हैं कि मंदिर में भगवान नहीं होते फिर क्यों जाते हैं? मंदिर में भगवान नहीं है लेकिन एक श्रद्धा का विषय है, हम विश्वास के साथ जाते हैं तो कई बार चीजें फलीभूत भी हो जाती है। बिना भरोसे के डॉक्टर के पास जाके टैबलेट लेके आते हैं तब भी टैबलेट काम नहीं करते। हम बहुत बीमार होते हैं, कई बार आपको पता है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से चेक करता है, तब भी हमें लगने लगता है कि अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ, चाहे उसके अभी तक टैबलेट दी नहीं है, क्योंकि विश्वास करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि एक मार्गदर्शक जीवन में रखिए और फिर उसके अनुसार चलिए। दूसरी बात, दूसरी सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अपनी संगति ऐसी रखिए कि आपके ग्रुप में कोई गलत व्यक्ति नहीं, क्योंकि जब 12वीं करके आप कॉलेज में आओगे तो यहाँ आपको हर टाइप के बच्चे मिलेंगे, तस्कर मिलेंगे, यहाँ पे नशेड़ी मिलेंगे, यहाँ पे वहां पे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको भ्रमित करने वाले ज्यादा है वहां पे, और रास्ता दिखाने वाले लोगों की संख्या वहां पे कम है। पूरी कोशिश करनी है कि आपके ग्रुप में ऐसा कोई नहीं हो। मैं तो कहता हूँ कि नौकरी भले बन लगे, नौकरी लगना कोई जीवन की बहुत बड़ी सफलता नहीं है। ये मैं 6ठी नौकरी कर रहा हूँ, ये 6ठा डिपार्टमेंट है जिसमें मैं लगा हुआ हूँ। हो सकता है आगे 5 साल बाद छोड़ भी दूं। नौकरी लगना जीवन की कोई सफलता नहीं है, ये मैंने महसूस किया है। हम यहाँ पे प्रोफेसर भी बैठे हैं, प्रशासक भी बैठे हैं, मन से कोई भी नौकरियां करके खुश नहीं है। ठीक है, लग गए हैं, लोगों ने उम्मीदें डाल दी है और छोड़ नहीं सकते। हमारी हालत ये है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नौकरी लगने के बाद में मजे ही मजे हैं, तो कुछ भी नहीं है। नौकरी केवल एक आजीविका का साधन है, इससे अधिक कुछ नहीं। ठीक है, वो पद दे देता है, प्रतिष्ठा अगर आप अच्छे व्यक्ति है तो मिल जाती है, आपका जीवन चल जाता है, इससे अधिक कुछ नहीं। और मैं कई बार कहता हूँ कि नौकरी ठीक है, अगर नहीं भी लगती है तब भी आप बहुत बढ़िया काम जीवन में कर सकते हैं। आप कहीं पे भी पढ़ा सकते हैं, आप कोई अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप अच्छे मन के संचालक भी हो सकते हैं, आप अच्छे पेंटर हो सकते हैं, आप अच्छे गायक हो सकते हैं। आप अपनी जो कौशल है उसको विकसित करके बहुत दूर तक जा सकते हैं। नौकरी महज एक माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नौकरी लगती है तो ठीक है, नहीं भी लगती है ना तब भी अगर आपका ग्रुप सही है तब भी आप करोड़ों में कमाएंगे और आपकी प्रतिष्ठा की बड़ी शानदार। 1% लोग नौकरी करते हैं।
1% लोग नौकरी करते हैं, 99% भारत के अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। हम सरकार से लेते हैं, बिजनेसमैन सरकार को देते हैं। तो नौकरी कोई बहुत महत्वपूर्ण इशू नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी जरूरत है वो आपका अच्छा होना जरूरी है, आपका ग्रुप बढ़िया होना। ग्रुप अगर बढ़िया नहीं है तो आप यहाँ पे जितनी भी मेहनत की गई है गुरुजनों के द्वारा, ये सारी मेहनत है। अभी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि माँ बाप की जो हमारी पीढ़ी है वो पुरानी जमाने की है और आप है नए जमाने की। उनको कुछ नहीं पता कि आप शहर जाके क्या कर रहे हैं, और शहर में आके हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। घर से 4,000 रुपये सर रूम की किराए में ले आते हैं, वहां आके ऑनलाइन गेम में ये वो लगाते हैं। एक पिताजी होते हुए मेरे पास आए, मेरा एक बच्चा है, एक लड़की है। लड़की को जोधपुर भेजा पढ़ने के लिए, लड़के को सर आपके पास भेजा कि सब हो जाएगा। बच्चे ने क्या किया? कोचिंग एक दिन भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको 12,000 रुपये फीस की दिए, जो फीस उसने किसी एप्लीकेशन पे गेम में लगा दिया, और उसके बाद में वो पैसे चले गए। फिर 4 लोगों से और उधार लिए, 10-10 हजार ऐसे करके 40-50 हजार और डाल दिए। अब वो चला गया डिप्रेशन में और रूम में पड़ा रहता, बाहर निकलता। तब उसके आसपास के किसी बच्चे को पता चला कि ये कोचिंग भी नहीं जा रहा है, पूरे दिन रूम में कर क्या रहा है। तो उसके पिताजी ट्रक ड्राइवर है, वो आए और बेटा कितने दिन गया कोचिंग? तो क्या मैं कोचिंग जा ही रहा हूँ। उसने कहा सर के पास। अब ऐसा कहते हैं बच्चे की हालत खराब है। तो क्या आज शाम को 6 बजे फ्री होंगे तब अपन सर के पास चलेंगे। बच्चे ने उसके पापा, और बच्चा 4:30 बजे वहां से निकल के सीधा कोचिंग आया मेरे पास कि सर मेरे से ये गलती हो गई है, पापा मिलना चाहते हैं, मेरी इज्जत रख लेना, मैं भविष्य में पढ़ाई करूंगा, ये इस गलती से मुझे निकाल दो, नहीं तो मुझे मरना पड़ेगा। मैंने उसकी पूरी बात सुनी। मैंने कहा टेंशन मत लो, मैं शाम को समाधान कर दूंगा। अब शाम को 6 बजे पिताजी को लेके कोचिंग आया। कोचिंग आया, पिताजी ने सर मैंने इसको पैसे दिए, मैं ट्रक चलाता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये पैसे का क्या करता है। अब आप जानो और ये बच्चा जाना इसका क्या करता। और ऐसे करते करते उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उस बच्चे को आके देख, एक बच्चे के जन्म के बाद में अगर उसके माता पिता रोते हैं तो ऐसा बच्चा नहीं होता ही अच्छा। माँ बाप अगर मन में ये कह देना, माता पिता अगर ये कहते हैं कि इससे अच्छा है कि अपने घर मारवाड़ी के पहुंची रहते तो बढ़िया हो, इससे अच्छा है कि नहीं होता तो ठीक है। अगर आपके कारण माँ बाप ये कहने को मजबूर है तो आपका जीवन शून्य, आप कोई काम के लिए इसको ठीक है। और आपकी वजह से अगर आपके माता पिता को गर्व महसूस हो रहा है, आपके माता पिता आपके नाम से अगर जाने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी उपलब्धि की स्टूडेंट की कुछ नहीं होगा। अब आपके पिताजी की आंखों में आंसू देखकर मैंने यही बात उस बच्चे को बताई, और वो लड़का ही रोने लगा। मैंने कहा छोड़ रोना होना छोड़, आपको एक मैंने खाली भेज दिया उसको। मैंने कहा इसमें कुछ लिख, उसके बाद तेरे को आगे एडमिशन लेकर तेरी पढ़ाई शुरू करवाएंगे, नहीं तेरे को और बंदे मिलेंगे। लिख क्या सोचा? वो लेके पेज लेके बाहर गया उससे, और उसने पूरा पेज में जो जो सोच रहा था इमोशनल मोमेंट में उसने वो सारा पेज पढ़ा। मैंने पेज पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने तय किया कि बच्चा पढ़ेगा। उसके पिताजी ने कहा कि इस बार इसको माफ करो, आप काम धंधे में जाओ, अब इसकी गारंटी मेरी, भविष्य में ये बच्चा कभी गलती नहीं करेगा। उसकी पेज में बातें कुछ ऐसी लिखी थी उसने, और उसने एडमिट भी किया कि गलती हो गई है, भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं। उसके पिताजी ने जो 40-50 हजार रुपए से उतारे और उसके बाद बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। 6 महीने पहले की बात है। कल बच्चा मेरे पास आया, रीट की परीक्षा देके वापस बोले सर 130-135 के आसपास नंबर आएंगे, 150। फिर आज हम वापस आते हैं गाड़ी में, कहता है ऐसे फोन क्या जनरली कार्यक्रम में जाता हूँ, घर पर उठाता हूँ क्योंकि आई जरूर का हो सकता है। तो मैंने फोन उठाया तो पता चला कि उसी बच्चे के पिताजी का फोन है, और वो पिताजी कह रहे थे कि गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे के घर में वो मतलब खेती की हुई है, कोई जीरा वीरा पड़ा, मैं आपको गिफ्ट में वो सब्जियां लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि किसान के पास देने के लिए यही होता है। और बच्चे मेरे लिए घी सब्जियां ये ले आते हैं, जब बारिश की ऋतु होती है तो ये मतीरे ले आते हैं, सारी चीजें ले आते हैं, साकरी केर ये सब बच्चे ले आते हैं। ये उपहार स्वरूप लाकर मैं आस्ते आस्ते उसको ग्रहण करता हूँ। तो आप
यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो आपके माता पिता को नहीं पता कि आप वहां जाके क्या करते हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अपना ग्रुप सही रखना, नौकरी लगे ना लगे, लेकिन अपना चरित्र इतना पवित्र रखना, इसके ऊपर कभी भी कोई अंगुली खड़ी नहीं। 2005 से जब हमने घर छोड़ा, उससे लेकर आज 25 से 20 साल हो गए। 20 साल में आप कहते हैं सर ये कैसे आप इतना कुछ किया, ये सब इतना रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे रिस्पेक्ट, मेरे से बड़ी उम्र के मेरे स्टूडेंट। 20 साल से मैंने किसी प्रकार का कोई नशा पता नहीं किया, हाथ नहीं लगाया कभी भी शराब का, बीड़ी, जर्दा की। क्या मैं नहीं कर सकता? आराम से कर सकता। क्या मुझे नशेड़ी लोग नहीं मिले हैं, लेकिन किनारा कर दिया, नहीं ये अपने काम नहीं। मैंने उन लोगों को चुना जो पढ़ने वाले आज भी पढ़ते हैं। गुरु हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि उसका प्रभाव आपके ऊपर सीधा पड़ता है। और तीसरी चीज तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन आपको करनी है। एक तो मार्गदर्शन रखना, ये मैंने रखा। ग्रुप अच्छा रखना है, नशे पत्तों से दूर रहना, ये मैंने किया। और तीसरी चीज जो मैं नहीं कर पाया, जो आपको करनी है, वो है पढ़ाई के साथ साथ में खेल भी। मैं नेशनल एथलीट रहा हूं, 800 मीटर में 6 गेम में होता हूं, बहुत फिट व्यक्ति था। मुझे घमंड था इस बात का कि मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। घमंड था कि मेरे से फिट कौन हो सकता है। और इस घमंड का प्रभाव क्या पड़ा, देखिए मुंबई नौकरी छोड़ के दिल्ली गया आईएएस मेंस देने के लिए, और पूरा दिन पढ़ना ही पढ़ना। कब रात का तीसरा पैर, चौथा पैर शुरू होता पता नहीं चलता, कौन सा समय चलता है, जीवन अस्त व्यस्त कर दिया पढ़ाई करता। ग्राउंड छूट गए, पूर्ण रूप से खेल के मैदान छूट गए। परिणाम ये हुआ कि मैं धीरे धीरे बीमार होने लगा, और बीमार की स्थिति ये हुई कि मेरी जो बड़ी आंत है ये पूरी डैमेज हो गई। और आज भी मेरा 2 घंटा 2.5 घंटे यहाँ बैठता हूँ, मेरी हालत बहुत खराब होती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ मुझे 1-1 घंटे नहीं कर रहा है, मैं ज्यादा बैठ नहीं पाता। आज मेरा खाना पीना सारा कुछ लिमिटेड है। मुझे उस समय आज भी इस चीज का रिग्रेट है कि मैंने पढ़ाई के कारण खेल मैदान छोड़ दिया। इसलिए मैं आज मेरे सारे स्टूडेंट्स को जहां भी जाता हूँ कहता हूँ कि खूब पढ़िए, लेकिन शाम के 1-1 घंटे आप जाइए स्टेडियम वगैरह, दौड़िए कूदिए भागिए, कुछ न कुछ एक्टिविटी करिए। इससे आप पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि फिजिकली और मेंटली दोनों आप फिट होंगे, और आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। आप जितना काम करते हैं उससे अधिक काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब तक शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है तो सारी सुख है, अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो कोई सुख नहीं। आज हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन हम कुछ नहीं खा सकते। आज हमारे पास में चढ़ने के लिए सारी प्रकार की गाड़ियां है, लेकिन हम लंबी यात्रा नहीं कर सकते। आज हमारे पास में नौकरी है, पैसा है, लेकिन क्या फायदा जब आप कुछ खा नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं बैठ नहीं सकते, कहीं रह नहीं सकते। तो स्वास्थ्य कितना जरूरी है। और तब मैं कहता हूँ विद्यार्थियों को कि आपके जीवन में 2 अच्छे मित्र होने चाहिए, एक पढ़ाई की टेबल और एक खेल का मैदान। जब भी तनाव में आते हैं खेल जाइए, दौड़िए, 4 चक्कर निकाल के आइए स्टेडियम पे, सारे तनाव 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। और फिर पूरा दिन पढ़िए, और 2 से 3 साल ऐसा कर लिया जाए तो सारी नौकरियां आपके पास में आती है, लग जाती है। आपको भी फिर नौकरी की बहुत अधिक वैल्यू नहीं है। जब तक नहीं मिलती है तब तक लगता है पता नहीं कैसे आती होगी, जब मिल जाती है तब लगता है कि इतनी मुश्किल भी नहीं थी, और जब करना शुरू करते हैं तब लगता है कि इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं थी जितना हमने पहले सोचा था। इसलिए ये 3-4 चीजें करिए आवश्यक। आप भी एक औसत विद्यार्थी में है, बढ़िया विद्यार्थी भी है, कमजोर विद्यार्थी भी है। मैं भी मेरे समय का एक बेहद बिलो द एवरेज औसत से भी कम विद्यार्थी रहा, मगर मैंने कहा कि 3-4 चीजें थी जिनको हमने पूर्ण रूप से फॉलो किया, आज भी करते, और उसी का परिणाम है कि मैं यहाँ पे मंच पे खड़ा हूँ। मुझे यहाँ आमंत्रित किया, अगर आप भी मुझे ढंग से सुन रहे हैं। बाकी कौन किसको सुनता है? आजकल सुनने की आदत इस जनरेशन में बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता, एडवाइस लेना चाहता है, लागू कोई नहीं करना चाहता, ज्ञान देना चाहता है, ज्ञान लेना कोई नहीं चाहता।
सब के सब आज की तारीख में बोलने वाले हैं, सुनने वालों की संख्या बेहद कम है। और आप 9 बजे आने के बाद अगर 4 बजे सुन रहे हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि अपना पढ़ना लिखना सफल हो गया। और आज का जो दौर है, ये भूलना मत, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ कि आज का दौर शिक्षा का दौर है। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। 8 अरब की जनसंख्या है, जंग में गतिविधियां करी, मर जाओगे, कोई पहचान नहीं करता। अगर एजुकेशन हासिल करोगे तो एक अलग नाम होगा। आप चाहते हो कि पूरी भीड़ में आपको अलग सम्मान मिले, आपको आगे आगे बिठाए। एकमात्र वेपन, हथियार है, वो है एजुकेशन। शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कहानी आती है कि अंग्रेज उस समय भारत में स्ट्रगल कर रहे थे। नेहरू जी, गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर, ये तीनों उस समय नेतृत्व कर रहे थे, अलग अलग वर्गों का नेतृत्व कर रहे थे। गवर्नर जनरल ने एक व्यक्ति को भेजा ये देखने के लिए कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, नेहरू जी क्या कर रहे हैं और डॉक्टर अम्बेडकर क्या कर रहे हैं। रात्रि के 1:30 बजे भेजा और एक जिन्ना भी साथ में है, 4 लोगों को चेक करने के लिए। वो व्यक्ति गया 2 बजे रात को बाहर निकला। सबसे पहले गांधी जी के दरवाजे को देखा जाता है तो गांधी जी सो रहे थे। उसके बाद में आगे बढ़ा, नेहरू जी के घर को देखा जाता है, नेहरू जी भी सो रहे थे। फिर जिन्ना के घर पहुंचता है, देखते हैं कि जिन्ना भी सो रहा है। अंत में पहुंचते डॉक्टर अम्बेडकर के घर, देखे अम्बेडकर पढ़ रहे हैं। तो उसने नॉक किया, नॉक करके कहा, अम्बेडकर से पूछा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। ये जांच नहीं करवाई जाती थी कि कहीं षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है हमारे खिलाफ। और ये वास्तविक बात है, कलेक्टर ने अपने कोई किताब लिखा तो नॉक किया। डॉक्टर अम्बेडकर उठे, पूछा कि इस समय क्यों जग रहे हो, सब तो सो रहे हैं, नेहरू जी सो रहे हैं, गांधी जी सो रहे हैं, जिन्ना सो रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे थे हमारे खिलाफ। तो नहीं, वो सो सकते लेकिन मुझे जगना जरूरी है। क्यों? उन्होंने ये कहा कि उनकी जो वर्ग है, क्लास है, कास्ट है, वो जगी हुई है, वो सो सकते हैं, लेकिन मेरी कास्ट और क्लास सोई हुई है, इसलिए मुझे जगना जरूरी है। इस बात को मैं यहाँ लागू कर रहा हूँ। शेखावती सो सकती है, जयपुर सो सकता है, लेकिन हमें जगना जरूरी है क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। और इसलिए कई बार रात को 1:30 बजे मैसेज आता है किसी स्टूडेंट का कि सर ये बात, मैं इंस्टेंट रिस्पॉन्स कर लेता हूँ। तो सर बच्चे कहते सर जग रहे हो, जगना पड़ रहा है, क्या करो, क्यों? अब इसका जवाब तो उसने दे ही दिया था डॉक्टर अम्बेडकर ने, मैं अब क्या करूं, क्योंकि आप सब सो रहे हैं यहाँ पे। हमें बाढ़ में जैसे को बड़ा पनिशमेंट दे दिया, मारा जाता, किसी को सजा देनी होती यहाँ भेजा जाता। हालांकि अब वो स्थितियाँ बदल गई है, जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि 25 प्रोफेसर बढ़ा दिए मतलब मेहनत करके। हिंदी के अंदर बाकी सब्जेक्ट के रिजल्ट आने बाकी है, तो हमारे पास में पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक मात्र यही संसाधन है जो आपकी अलग आइडेंटिटी बना सकता है, यहाँ से तक यहाँ ला सकता है। इसलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और आगे एक बात दिनेश जी ने कही, CUT सेंट्रल यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, उससे संबंधित आपको कोई भी परेशानी हो, किसी प्रकार का आपको जानना हो तो आप नेताराम जी के जरिए मुझे कहना देना। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन 12वीं एग्जाम के बाद में भी आप उनको अगर किसी को तैयारी करनी है तो मुझे एक बार सूचना भिजवा देना, मैं इनकी व्यवस्था करवा दूंगा जैसे जो भी। और इसके अलावा भी जब भी कभी मेरी कहीं पर भी आवश्यकता हो, कॉलेज में, कोचिंग में, कहीं पर भी आप बता देना कि सर आप पार्टी आए थे और आपने कहा था, तो मिलते वक्त थोड़ा परिचय दे देना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहेगा। तो आपको मोटिवेट करके, मार्गदर्शन करके मुझे अच्छा महसूस होगा आगे भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत पढ़ेंगे, हमारा आना सफल होगा यहाँ पे। और 12वीं के बच्चों को एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष, और भविष्य में खूब पढ़ो, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करो, क्षेत्र का नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो
और जब भी कभी जिंदगी में तनाव की स्थिति हो या मार्ग भटक जाओ कहीं पे, तो याद करना मैं बाड़मेर में बैठा हूँ और मार्ग पे नानी की जन्म को जय हिंद।